हम नावल स्टार्ट करते हैं हालिम, जो कि बहुत खूबसूरत नावल है। प्रोसिक्यूटर साहब गौर से इससे देखने लगे। क्या वो लड़की किसी किस्म की साइकोपैथिक होने की अदाकारी कर रही थी या वो वाकई साइकोपैथ थी? फैसला करना मुश्किल था। मेरा हर अमल शहजादी ताशा के ईमाल जैसा है। मैं सच्चे ख्वाब भी देखती हूँ और इन जगहों पे जाके काम करती हूँ जहाँ से मुझे इंस्पिरेशन मिलती है। फिर मैं पेंटिंग्स बनाती हूँ। बज़ाहिर मैं एक आर्टिस्ट हूँ, लेकिन आपने पूछा तो बता रही हूँ कि अपने नज़दीक मैं शहज़ादी ताशा हूँ। फिर इसने टेक लगा ली और मुस्कुरा के बोली, कुछ और जानना है आपने? हूँ इतना बहुत है। उम्मीद है आपने सारे सवालात के जवाबात सही दिए होंगे। मैंने सब सच कहा है सर, वो मुस्कुराई। बस एक आखिरी सवाल मुझे और पूछने दें। आपने कोई मेड वगैरह नहीं रखी? आपके घर का काम कौन करता है? सवाल कदरे गैर मुतवक्का था। तालिया ज़रा सा चौंकी। मैं खुद करती हूँ, सफाई, डस्टिंग, सब कुछ। ओके। वो खुले दिल से मुस्कुराए और जाने के लिए इजाज़त चाहिए। तालिया ने इन्हें नहीं रोका, बस घुंघराली लिट उंगली पर लपेटती सोचती नज़रों से इन्हें जाते देखती रही। बाहर अपनी कार में वो बैठे ही थे कि फ्रंट सीट पर बैठे इन्वेस्टिगेटर ने बेचैनी से पूछा, कैसी रही मुलाकात? लड़की ने अच्छी कहानी बनाई, खुद को साइकोपैथिक जाहिर किया। इंस्पिरेशन लेने के लिए वो ये जॉब्स करती थी और इसको तमाम कवानीन का भी इल्म था कि अमीर होकर जॉब करना जुर्म हो ही नहीं सकता। इसने कोई जॉब छुपाई नहीं, पेपर वर्क भी इसके पास है। हमने इसका टैक्स रिटर्न वगैरह भी देख रखे हैं, बाज़ाहिर वो भी क्लीन है। तो आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? वो गौर से प्रोसिक्यूटर के चेहरे की मुस्कुराती लकीरों को देख रहा था। इसके जो पेपर्स हमने निकलवाए थे इसमें दर्ज था कि इसकी कोई नौकरानी नहीं है। तो इसने भी यही कहा कि वो घर का काम खुद करती है, और वो सच कह रही थी। वो हनोज मुस्कुराए जा रहे थे। अक्सर लोग घर का काम खुद करते हैं सर, और इसीलिए वो पिछला पूरा महीना घर से लाताल्लुक और वान फाते की मुहिम में इतनी मसरूफ रही कि इसने घर की सफाई पे तवज्जो नहीं दी। इन्वेस्टिगेटर ने मुंह बनाया। क्या इसका फर्नीचर इतना मैला था जो आप खवातीन की तरह नुक्स निकाल रहे हैं? सिर्फ दीवारें वो साफ नहीं थी, और इन पे फ्रेम मार्क्स थे। दिन की रोशनी में वो साफ नजर आती। वो इनकी आदी होगी, इसलिए इसे एहसास नहीं हुआ कि खाली दीवारों पे बड़ी बड़ी पेंटिंग्स के डस्ट मार्क्स हैं। मतलब जब कोई पेंटिंग दीवार पे आवेजा की जाती है तो वो चौकोर हिस्सा गिर्द से बच जाता है। इसकी दीवारों पे जगह जगह चौखटे बने थे जिनके अंदर दीवार का पेंट चमक रहा था। यकीनन इसने चंद हफ्ते कबल अपने घर से बहुत सी पेंटिंग्स उतारी हैं, मगर दीवारों पे झाड़ू फेरने का ख्याल इसे नहीं आया। दीवारों पे भी झाड़ू फेरा जाता है? इन्वेस्टिगेटर ने झरझरी ली। अगर तुम्हारी बीवी मेरी बीवी जैसी सफाई पसंद होती तो वो तुम्हें बताती कि बाल भी शैम्पू किए जाते हैं और परफ्यूम भी लगाया जाता है। वो नाक सिकोड़ के कार स्टार्ट करने लगे। चोट इसके रफ हुलिये पे थी। वो शर्मिंदा हो गया। बहरहाल इस सब से क्या नतीजा निकला? हो सकता है इसने यूं ही पेंटिंग्स उतार दी हो, ये भी जुर्म नहीं है। एक लड़की जो मुख्तलिफ हुलिये अपनाती रहती हो, जिसे आर्ट की सारी समझ हो, वो अपने घर में लगी बहुत सी पेंटिंग्स एकदम से गायब कर दे तो वो सिर्फ एक चीज़ हो सकती है। कार सड़क पर डालते हुए संजीदगी से बोले, आर्ट थीफ। इन्वेस्टिगेटर की रीढ़ की हड्डी में सनसनीखेज लहर दौड़ गई थी। हालिम के बंगले का लॉन सुबह की बारिश के बाद से निखरा निखरा सा लग रहा था। आज वक्फे वक्फे से बारिश हो रही थी और स्याह बादलों ने आसमान पे ऐसे बसेरा किया हुआ था कि दोपहर होने के बावजूद शाम सी लगती थी। तालिया ने अपने लाउंज की सारी खिड़कियां खोल रखी थी। बत्तियां बुझी हुई थीं और इसी कुदरती रोशनी में इन तीनों ने दोपहर का खाना खाया था। अब वो लाउंज में टीवी के सामने बैठे थे। तीनों की कुर्सियां बराबर रखी थी और तीनों के हाथों में डेजर्ट से भरे प्याले थे। एडम जितना उदास था, तालिया इतनी खुश थी। दातन अलबत्ता हमेशा की तरह अपने हाल से मुतमईन थी। अब तुम कब तक ऑफिस नहीं जाओगी? दातन ने झुक के परस से दवा की डब्बी निकालते हुए पूछा। भाई, हम इलेक्शन जीते हैं। इतनी मेहनत के बाद ये पूरा हफ्ता वाफाते साहब उसरा बेगम ने मुबारकबाद पार्टीज में गुजार दिया है। अगला हफ्ता भी ऐसे ही गुजरेगा, इसलिए मैंने 15 दिन की छुट्टी ले ली थी। ये तुम किस चीज़ की दवा ले रही हो? इसको गोलियां फांकते देख के चौंकी। ये एंटी डिप्रेशन है मादाम, जो मेरी उम्र में आके लेनी पड़ती हैं। दातन पदुका लापरवाही से बोली और टीवी को देखने लगी। मेरे बापा तो नहीं लेते थे, वान फाते तो नहीं लेते, हर किसी को नहीं लेनी पड़ती, मगर जो लोग वोट नहीं देते इनको तो डिप्रेशन होगा ना। और सर झटक के सामने देखने लगी। दफ्तर एडम पे नजर पड़ी तो गहरी सांस ली। तुम क्यों मजनू बने बैठे हो? अब बस कर दो अफसोस करना, हम साइमन फोस्टर से डील कर लेंगे।
मुझे मुझे इस तरह इनको वो चीज़ें नहीं देनी चाहिए थीं। एडम अभी तक अफसोस कर रहा था। इसका डेजर्ट पिघल पिघल रहा था और वो बेतर्जी से अंदर चम्मच छला रहा था। बस करो, खुद को इल्ज़ाम देना। एडम, दातन ने बुरा सा मुंह बनाया। मैंने तुम्हें इस सहाफ़ी से मिलवाया था। मैं तो खुद को नहीं मलामत कर रही, तुम भी दिल छोटा ना करो। हालांकि जो लोग वोट नहीं डालते इन्हें खुद को मलामत करना चाहिए। तालिया इस दिन से इस पे बात बात पे चोट करती थी, मगर दातन बुरा माने बगैर मुस्कुराती रहती। हाँ, तुम वोट डालने वालों को भी जल्द आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। मगर एडम मुंह लटकाए बैठा रहा। कोई भी चीज़ इसके दिल को तसल्ली नहीं दे सकती थी। तालिया और दातन ने एक दूसरे को देखा। फिर तालियां बच्चों को पचकारने वाले अंदाज में गोया हुई। देखो एडम, फिलवक्त तुम्हें खुश होना चाहिए। वान फाते इलेक्शन जीत गए हैं। इनके ख्वाब पूरे होने जा रहे हैं। अब हम हुकूमती पार्टी में होंगे। हम साइमन जैसे स्कैमर्स का रास्ता रोक सकेंगे। एडम ने नज़रें उठा के से देखा। मैं खुश हूँ चेतालिया, मगर अगर मगर कुछ नहीं। जब हम सब बाहर डिनर करते हैं और सेलिब्रेट करते हैं, उफ, मैं इतनी खुश हूँ कि बता नहीं सकती। वो गोया झूम झूम जाना चाहती थी। मुझे आखिरी लम्हे तक धड़का लगा था कि हम हार जाएंगे, मगर हम नहीं हारे। सच की जीत हुई। सब इतना अच्छा जा रहा है। तुम अब तो उदास ना हो। वो बहुत उम्मीद, बहुत खुशी से कह रही थी जब दातन ने टोका, वो तुम्हारा वान फाते आ रहा है टीवी पे। तालिया ने मुस्कुरा के स्क्रीन को देखा और आवाज़ ऊंची की, चेयरमैन वान फाते को। मगर ओह सॉरी, तुमने तो वोट ही नहीं डाला था। मगर दातन ने जवाब नहीं दिया। वो आगे होके गौर से स्क्रीन पे चलती खबर देखने लगी। ताज़ा इतलात के मुताबिक बारेसन नेशनल के नए चेयरमैन वान फाते ने अपनी पार्टी में एलएपी के इत्तेहाद को खुश आमदीद कहा है। अभी अभी एलएपी की मरकज़ी क़यादत की वान फाते से बीएनए के हेडक्वार्टर में मुलाकात हुई है, जिसमें उन्होंने बीएन में बाकायदा शमूलियत का ऐलान कर दिया है। वाज़िया रहे कि एलएपी के मरकज़ी कायदीन में अमीरुद्दीन बदावा, गेक चांग और हशाम जर्जीस भी शामिल है, जिन पे करप्शन के बड़े बड़े मुकदमात दर्ज हैं और जो कुछ अरसा पहले तक वज़ीर आज़म सोफिया रहमान के साथ थे और इसी वजह से वो करप्शन मुकदमात का सामना करने से बचे रहे। नाजरीन को याद करवाते चलें कि अभी चंद दिन पहले वान फाते ने सोफिया रहमान से गैर रस्मी मुबाहसे के दौरान कौम से वादा किया था कि वो बुरी शोहरत वाले करप्ट सियासतदानों को कभी भी पार्टी में शामिल नहीं करेंगे। लेकिन हांगकांग पेपर्स के बाद सोफिया रहमान की कमज़ोर होती पोजीशन और ताज़ा मिली चेयरमैन की सीट ने वान फाते को इनका पहला वादा तोड़ने पर मजबूर कर दिया है। न्यूज़ कास्टर बुलंद आवाज़ में मुस्कुराते हुए पढ़ रही थी और हालम के बंगले में सन्नाटा छा गया था। ये खबर गलत है शायद। तालिया की आंखें स्क्रीन पर जमी थी। चेतालिया, वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। वान फाते इन लोगों से हाथ मिला रहे हैं। ये तो वाकई हशाम जर्जीस है, बदनाम ज़माना हशाम जर्जीस। एडम की आवाज़ किसी कुएं से आती सुनाई दी, मगर तालिया ने नफ़ी से गर्दन हिलाई। मीडिया बातों को बढ़ा देता है, मगर ये मिले चैनल नहीं है, ये बैनुल-अक़वामी चैनल है और ये बीएन का ऑफिस ही लग रहा है मुझे। मगर वान फाते ने तो वादा किया था कि एडम दंग था। और इसी पल दातन का कहका सारे में गूंजा। तालिया ने गर्दन मोड़ के इसे देखा। वो गर्दन पीछे फेंक के हंसती जा रही थी। हा 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 हा। इसने बदक चेहरा सीधा करके हंसते हुए इन्हें देखा। हाँ भाई, वोट डालने वालों, बन गया तुम्हारा बेहतर मलाइशिया। कर दिए वान फाते ने सारे फावादे पूरे। एडम हक्का बक्का से स्क्रीन को देख रहा था और तालिया इसकी नज़रें तस्वीरों में दिखाई देते फाते के हाथों पे जमी थी, जो जर्जीस जैसे बदनाम ज़माना आदमी के हाथ से मुसाफा कर रहे थे। दातन हंसती जा रही थी। तुम दोनों अभी तक नहीं समझे? अरे ये सब एक कौन था। इलेक्शन सबसे बड़ा कौन गेम होता है। तुम वोटर्स को लगा कि वोट डालना तुम्हारा आइडिया था। तुम अपनी मर्जी से वोट डाल रहे थे। नहीं बेवकूफ़ो, अगर वोट से तब्दीली आनी होती तो ये लोग इलेक्शन को ख़त्म कर चुके होते। ये सारे सियासतदान कौन आर्टिस्ट हैं, स्कैमर्स हैं। उन्होंने तुम्हारे साथ कॉन्फिडेंस गेम खेला है। तुम्हें सबसे ज़्यादा इत्मीनान किस चीज़ पे था? अपने ख्वाबों के पूरा होने पर। उन्होंने तुम्हारे लालच को इस्तेमाल किया। तुमने वोट खुद नहीं डाला, उन्होंने तुमसे डलवाया है। और हर कौन के आखिर में एक अच्छे कौन मैन की तरह ये सियासतदान की एग्जिट थी। ऐसी एग्जिट जिसके बाद टारगेट कुछ नहीं कर सकता। वो हाथ मलता रहता है और इसे तब एहसास होता है कि वो बेवकूफ़ बन गया, क्योंकि सियासतदान ने डील कर ली। इसे अगला इलेक्शन जीतने के लिए हशाम जर्जीस जैसे लोगों का साथ और पैसा चाहिए, एडम और तालिया जैसे लोगों के ख्वाब नहीं। फिर वो झुकी और बोतल से 2 गोलियां निकाल के इनके सामने मेज़ पर रखी। तुम दोनों की इस वक्त इनकी ज़रूरत है। और एक दफ़ा फिर से हंसने लगी। उन्होंने मलाका में भी यही किया था। उन्होंने मुराद राजा के साथ डील कर ली थी। एडम खोया खोया सा बोला। तालिया एकदम उठी, कार की चाबी उठाई, दरवाजे की तरफ लपकी। इसका चेहरा धुआं धुआं हो रहा था। एडम पीछे जाने लगा तो दातन ने इसे रोका। इसे अपने लीडर से खुद बात करने दो। आंखों की पट्टी और चेहरे के नकाब को उतरने दो। वो अपने लीडर की हाथ और जीत दोनों के लिए तैयार थी, लेकिन किसी को चाहिए कि वो वोटर्स को तीसरे मंजरनामे के लिए भी तैयार कर दिया करे। वो आहिस्ता से बोली, अगर लीडर जीत के भी असूल हार दे तो फिर क्या करना चाहिए? वो इसके लिए तैयार नहीं थी।
एडम आहिस्ता से वापस बैठा। वो बिल्कुल गुमसुम सा हो गया था। चेयरमैन का ऑफिस इनके पुराने ऑफिस से ऊपर वाले फ्लोर पे था। इसके बाहर एक छोटा सा ऑफिस सेक्रेटरी का भी बना था, जो इस वक्त खाली था। तालिया की छुट्टी के पेश नज़र इधर आजकल फाते का बॉडीमैन बैठता था। चेयरमैन ऑफिस अंदर से बेहद वसी और पुरतइश था। इसकी मरकजी कुर्सी ऊंची और सब्ज रंग की थी। फाते बिन रामजल फातिह बिन रामजल उस कुर्सी पे बैठा था। मेज़ पर रखी फाइल देख रहा था जब दरवाज़ा खुला और तालिया अंदर दाखिल हुई। वो सादा फ्रॉक पे गर्दन में स्टोल की बुक्कल मारे, बालों की रफ सी पोनी बनाए, गुलाबी तमतमाते चेहरे के साथ खड़ी थी। फातिह ने कॉफ़ी का घोंट भरते हुए इसे देखा और मुस्कुराया। आओ ताशा, ये लड़का बिल्कुल अच्छी कॉफ़ी नहीं बनाता। शुक्र है तुमने अपनी छुट्टी ख़त्म की। वो लब भेंचे इसके करीब आ खड़ी हुई, नज़रें इस पे के चेहरे पे गड़ी थी। मैंने अभी अभी न्यूज़ देखी, आपने LAP से इत्तेहाद कर लिया। ये कब हुआ? इसका लहजा अजीब सा था। हाँ वो। फातिह ने फाइल का सफ़ा पलटाया और ऐनक उतार के रखी। इनके साथ इत्तेहाद ज़रूरी था। इलेक्शन में सिर्फ 1 साल पड़ा है और सबा की रियासत समेत बहुत सी जगहों पे इनके बगैर हम नहीं जीत सकते। आपने LAP से इत्तेहाद कर लिया? वो बेयकीनी से पूछ रही थी। हशाम जर्जीस जैसे करप्ट लोगों से? रिलैक्स, इतनी परेशान ना हो। पार्टी के पास पैसे नहीं है और हमें इनकी हमायत चाहिए। वो संजीदगी से इसे देख के बोला, जैसे तुमने अशर के पैसों से मेरे इलेक्शन को फंड किया था, इसी तरह हम इनके पैसों से BN के इलेक्शन को फंड करेंगे। अशर इंतहाई खबीस आदमी है, लेकिन इसने करप्शन करके दौलत नहीं बनाई सर। रिश्वत खाता है, मनी लॉन्ड्रिंग भी करता है, लेकिन इसने अवाम का पैसा, टैक्स का पैसा कभी नहीं खाया, क्योंकि वो अवामी ओहदे पे नहीं रहा। और तालिया मुराद ने कभी लोगों से वादा नहीं किया था कि वो अशर से मदद नहीं मांगेगी। वो गुस्से में कह रही थी, आपने स्टेज पे खड़े होकर लोगों को गवाह बना के कहा था कि आप ऐसे लोगों के साथ नहीं बैठेंगे, और आपने इन्हें पार्टी में ही शामिल कर लिया। फातेह ने गहरी सांस लेकर टेक लगाई। अच्छा, अगर मैं ऐसे लोगों को ना लूँ तो क्या करूँ? इलेक्शन हार जाऊँ? सारी उम्र अपोजिशन में बैठूँ? तुम्हारे ख्याल में वज़ीर आज़म का इलेक्शन जीतने के लिए ये ना करूँ तो क्या करूँ? मेरा ख्याल जो भी हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता फातेह साहब। वो हथेलियाँ मेज़ पर रखे झुक के गराई। आपके ख्यालात से फ़र्क पड़ता है। आपने वहाँ खड़े होकर सोफिया रहमान की बात को रद्द किया। आपने वादा किया था कि, मगर अब आप वही कर रहे हैं जो सोफिया करती आई है। हशाम जर्जीस जैसे लोग करप्ट लोग हैं सर। अव्वल तो इस पे कोई करप्शन अभी तक साबित नहीं हुई। दूसरी बात, तालिया ने जोर से बंद मुट्ठी मेज़ पर रखी, अब आप इसको डिफेंड भी करेंगे? वो बेयकीनी से दबा दबा सा चिल्लाई, क्या कुर्सी और इक़्तिदार ऐसे इंसान को बदल देती है? हम सब जानते हैं कि वो करप्ट है। आपने वादा किया था कि आप किसी बुरी शोहरत वाले को पार्टी में नहीं लेंगे। वो एक कैंपेन प्रॉमिस था। वो गुस्से से सीट से उठा और गरा के बोला। तालिया के कंधे ढलक गए। वो सीधी खड़ी हुई और तो जब से ये इसका चेहरा देखा, जब आप वो वादा कर रहे थे तो आपको मालूम था कि आप इसे पूरा नहीं कर सकते। फिर आपने वो वादा क्यों किया? आप लोगों को क्या जवाब देंगे? लोग एक हफ्ते में भूल जाया करते हैं। लोगों को हर बात समझ नहीं आती। इसने गुस्से से हाथ जला के कहा, कारकुन कारकुन होता है, चेयरमैन चेयरमैन होता है। मैं इस सीट पे इसलिए हूँ क्योंकि मुझे मालूम है इस सांप सीढ़ी के खेल को कैसे खेलना है। कुछ कंप्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। तो फिर मुझे क्यों बुरा भला कहा था जब मैं अव्वल खैर के पैसे लाई थी आपको छुड़ाने के लिए? वो ज़ोर से चलाई। फिर मुझे क्यों कहा था कि मैं झूठी हूँ, कौन आर्टिस्ट हूँ, चोर हूँ? मुझे क्यों कहा था कि मुझे खुद को बदलना है? अगर आपने इन चोरों के साथ मिल ही जाना था तो मुझे क्यों सच बोलना सिखाया था? मुझे क्यों असूल और इखलाकियात सिखाए थे? मैंने अपनी ज़िंदगी तबाह कर दी आपकी इस जॉब में। मेरे पीछे प्रोसिक्यूटर्स पड़ गए सिर्फ इसलिए कि मैं आप पे यकीन करती आई, और आखिर में आपने वही किया जो आपने मलाका में किया था। आपने वहाँ भी मेरे बाप से डील की। आपको वहाँ भी मालूम था कि वो संदूक गुलामों को नहीं देने। आपने शुरू से इन्हें मुराद राजा को वापस करने की प्लानिंग की थी। आप मेरे जैसे लोगों को स्कैमर्स कहते थे तो आप खुद क्या हैं? आप सियासतदान क्या है? सदमे और गुस्से से बोलते हुए इसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। केयरफुल, फाते ने हाथ उठा के सख्ती से इसे रोका। तुम मुझे ठीक नहीं लग रही हो, इसलिए पता नहीं क्या बोले जा रही हो। यहाँ मुझ पे चलाने की बजाय घर जाओ और आराम करो। ओह, यानी कि अब मैं यहाँ आप पे चलाऊंगी तो आप मुझे नौकरी से फायर कर देंगे? वो गुस्से से बोली। ताशा, तुम वाकई चेयरमैन साहब। इसने फिर से मेज़ पे हाथ मारा और इसकी आंखों में देख के चबा चबा के बोली, मेरा नाम तालिया है। मैं मुराद राजा की बेटी हूँ। मैं अपने बाप की शहजादी हूँ और आप वांग ली के गुलाम हैं। मैं समझती थी मैंने आपको आज़ाद इंसान बना दिया था, मगर आप अब भी गुलाम ही हैं। आप क्या फायर करेंगे मुझे? मैं आपको फायर करती हूँ अपने बॉस के ओहदे से। मैं आपको फायर करती हूँ अपने चेयरमैन की कुर्सी से। मैं आपको फायर करती हूँ अपने लीडर के मुकाम से। आप आज से मेरे लीडर नहीं हैं। आपने एक कौन वुमेन को कौन करने की गलती की है, और अब मैं आपको वज़ीर आज़म बनने नहीं दूंगी। मेरा नाम याद रखिएगा, मैं ताशा नहीं हूँ, मैं तालिया बिनते मुराद राजा हूँ।
वो इस पे घराते हुए आगे बढ़ी और मलका के ऐसे अंदाज में हाथ मार के इसकी मेज से चीज़ें गिरा दी। वो माथे पे बल लिए खड़ा इसे देखता रहा, कुछ कहा नहीं, जब्त कर गया। वो मुड़ी और तेज़ी से दरवाजे की तरफ बढ़ गई। इसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। वो काफ़ी देर तक वापस नहीं आई तो एडम उठ के लाउंज में दाएं बाएं टहलने लगा। वो फ़ोन लेकर नहीं गई थी, इसलिए इससे राब्ता भी नहीं हो रहा था। पता नहीं वो कहाँ होगी, ठीक भी होगी या नहीं। ओ हीरो, ये मत समझो कि वो खुद को ट्रेन के नीचे दे देगी। वो तालिया है, इस सियासतदान को खरी खरी सुना के इसकी एक आध चीज़ तोड़ के ही आएगी। दातन अब सोफे पे बैठी किसी दूसरी किस्म का डेजर्ट खा रही थी। इस सूरत-ए-हाल से सबसे ज़्यादा खुश वही थी। एडम ने रुक के खफी से इसे देखा। ये कोई अच्छी बात होगी क्या? मेरा कोई कसूर नहीं है इसमें। तुम लोगों ने इसे वोट देकर बनाया था चेयरमैन, अब खुद भुगतो। और चॉकलेट से भरा चम्मच मुंह में रखा और फिर बेचैनी से टहलने लगा। वो क्या कहेंगे इनसे? इसे 100 तरीके आते हैं इन बादशाहों से बात करने के। सुल्तान मुर्सद शाह को इसके सवालों ने लाजवाब कर दिया था ना। बंधारा फातेह क्या चीज़ है? वो अब चम्मच से प्याले में रखा वेफर तोड़ रही थी। वाकई। एडम कमर पे हाथ बांधे फिर से टहलने लगा। दफ्तन वो रुका, अचंभे से दातन को देखा। कौन से सवाल? हूँ? वो मगन से खा रही थी। चेतालिया ने कौन से सवालात ने मुरसल शाह को लाजवाब कर दिया था। दातन इसे घूर के देखा। वो शहजादी ताशा के 7 सवाल जो इसने मुरसल शाह के सामने रखे थे, शादी की शर्त के तौर पर, खुद लिखी थी तुमने। बंगारिया मलायो, खुद ही भूल गए? एडम उलझ के इसे देखने लगा। शहजादी ताशा ने तो कोई सवाल नहीं रखा था, वो तो बस गायब हो गई थी। अरे यार, वो रखी है बंगारिया मलायो। किचन की मेज़ की तरफ इशारा किया। हमने तो बचपन में इम्तिहान के लिए इन सवालात का रट्टा भी लगाया था और तुम्हें खुद नहीं याद? बुरा सा मुंह बना के वो खाने लगी। एडम बिजली की तेज़ी से मेज़ तक गया और किताब उठाई, फिर जल्दी से फहरिस्त खोली। कौन से बाब में थे वो सवालात? जो इसका सवाल अधूरा रह गया। अबवाब की फहरिस्त पे फिरती उंगली ठहर गई। फहरिस्त में 15 अबवाब के नाम दर्ज थे। एडम को अच्छी तरह याद था कि इसने सिर्फ 12 अबवाब लिखे थे। शायद बाद में 12 अबवाब के 15 बना दिए गए हों, इसने सोचा। लेकिन 12 अबवाब के वही नाम थे जो इसने लिखे थे। एक दो लफ्ज़ आगे पीछे थे मगर मानी वही थे। धड़कते दिल से इसने 12वें बाब का आखिरी दरवाज़ा सफ़ा खोला और तमाम गुलामों को आज़ाद करवा के बंधारा की बेटी एक दिन अपने घोड़े पे सवार निकली जंगल की तरफ। और फिर ना देखा किसी जी नफ्स ने इसके बाद इसको। शायद वो बादलों के ऊपर चली गई थी या इनके चार जहानों में। इसने कपकपाते हाथों से अगला सफ़ा पलटाया। बाब 13, इस आदम बिन मोहम्मद। और जब लौटी शहजादी ताशा अपने सफ़र से अपने मोरिक के साथ, तो देखा इसने मलाका को अजीब हालत में। एडम ने करंट खा के वो किताब छोड़ दी। यूँ लगता था किसी शय ने अंदर से निकल के इसे डस लिया हो। किताब ज़मीन पे जा गिरी और एडम खौफज़दा नज़रों से इसे देखने लगा।